ऊपर की तरफ आप देखो हनुमान जी बैठे हुए हैं। ऐसा करके हमें ये मालूम चलता है कि हनुमान जी युद्ध के समय छत्र के ऊपर विराजमान थे। ये वही स्थान है जहां पर अभिमन्यु से लड़ते लड़ते कौरव सेना ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हैं। दिन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हो रही है। इस समय मैं ज्योतिसर तीर्थ में आया हूं। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो इसी धरती पे लड़ा गया था। ये जो टोटल युद्ध हुआ था 84 कोस एरिया में हुआ था। अगर आज के नक्शे के हिसाब से बात करें तो इसमें सोनीपत, यमुनानगर, जींद और पटियाला भी आता है। इस सारे क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। आप अगर इस रथ की तरफ देखें तो आप नोटिस करेंगे सामने अर्जुन है हाथ जोड़े, और इस तरफ को हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं जो सारथी के रूप में पांडव सेना में अर्जुन का रथ चला रहे थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य भाग में ले जाइए। मैं सामने की जो मेरी शत्रु सेना है उनको नज़दीक से देखना चाहता हूं। तो जब उन्होंने अपने कौरव भाइयों को नज़दीक से देखा तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। अपने शस्त्र नीचे डाल दिए ये बोलकर कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। हम गीता का उपदेश इस वजह से बोलते हैं क्योंकि गीत गा के उन्होंने उपदेश दिया। जब मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो कुछ ऐसा कहा कि ये जो युद्ध हो रहा है ये तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बीच में नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो अधर्म का नाश करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये पूरी सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न है और मेरे में ही समाहित है, और अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। और इस विराट रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किए अर्जुन को, तो अर्जुन समझ सके कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है जो सारथी के रूप में ये युद्ध में मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पर आके। अभी मैंने नोटिस किया कि स्कूल के बच्चे भी ग्रुप टूर पे यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने देखा बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो भी स्थान के महत्व के बारे में जान रहे हैं जैसा हमने आके यहाँ पर जाना और आपके साथ शेयर किया। ज्योति परिसर में ही मैं आपको अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करवा रहा हूँ। ये सामने आप जो विशाल वृक्ष देख रहे हैं इसी को अक्षय वट बोलते हैं। बर का पेड़ है जिसके हम वट का पेड़ बोलते हैं ना। अक्षय इस वजह से कि इसका जीवन 5,500 साल से चलते आ रहा है और आज भी ये वृक्ष इसी प्रकार से हरा भरा है। चाहे पतझड़ का समय आए, कैसा भी समय आए, पत्ते इसके इसी प्रकार से रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका ये उस समय से साक्षी है। हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ से जो शाखाएं हैं, टहनियाँ, वो नीचे की तरफ आई, ज़मीन के अंदर तक चली गई हैं और ये यहाँ पर फैली हुई हैं। अच्छा हो गया हमने ज्योतिसर से कुरुक्षेत्र की यात्रा की शुरुआत करी। अब हम यहाँ से भीष्म कुंड जा रहे हैं। तो जितने यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं या प्राचीन वो स्थान है जहाँ पर यात्री जाते हैं, सब 3-3, 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और कुछ स्थान तो आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ लोकल ट्रैवल करने के लिए अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा आसानी से ले सकते हैं। आपको वो ऑटो रिक्शा जगह जगह ले भी जाएगा, या ड्रॉप लेना है तो ईजिली ड्रॉप भी ले सकते हैं। ज्योतिसर से निकलते ही ना मेरे को रोड पे इस्कॉन का एक टेम्पल दिखाई दिया है। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसा उम्मीद है कि साल भर में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप इस्कॉन में भी ज़रूर जाइएगा। अब यहाँ से हम 100 मीटर आगे जाते हैं ना तो हमें कल्पना चावला प्लानिटोरियम दिखाई देता है। तो कोविड से पहले ना यहाँ पर एक वीडियो शो होता था। आज की डेट में वो वीडियो शो नहीं हो रहा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई थी, और वैसे वो रहने वाली करनाल की थी। नरकातारी गांव में अभी हम भीष्म कुंड विजिट करने के लिए आए हुए हैं। सामने जिस आप कुंड के दर्शन कर रहे हैं इसी को भीष्म कुंड कहते हैं। भीष्म पितामह के बारे में वैसे हम जानते ही हैं कि वो गंगा पुत्र थे और उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था कि जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। आप ऊपर की तरफ देखिए
भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। साथ में प्रतिमा अर्जुन की है। ऐसा दिखाया गया है कि अर्जुन ने बाण चलाया धरती पे, वहाँ से गंगा जल उत्पन्न हुआ और उस गंगा जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। एक्चुअल जगह जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे वो इस मंदिर के अंदर है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। ऐसा बताते हैं भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। उन दिनों में दक्षिणायन का समय चल रहा था और ऐसा मानते हैं कि दक्षिणायन में जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उसको शुभ नहीं माना जाता। तो उन्होंने इंतजार किया कि जब सूर्य की दिशा उत्तरायण की तरफ होगी तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। आइए अब मंदिर के अंदर चल के हम उस स्थान के दर्शन करते हैं जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे थे। सामने की तरफ आप देखिए गंगा पुत्र श्री भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। उनके ठीक पीछे गंगा माता, इस तरफ को कृष्ण भगवान, 5 पांडव और यहां पर द्रौपदी माता। इन सबके दर्शन इस मंदिर में आके आप कर सकते हैं। अभी हम शेख चिल्ली का मकबरा विजिट करने के लिए आए हैं। मकबरे के अंदर तो हम नहीं जा रहे क्योंकि वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये भी ASI मॉन्यूमेंट है। मैं आपको कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। औरंगजेब का भाई था दारा शिको। तो दारा शिको के जो स्पिरिचुअल टीचर थे ना वो थे शेख चिल्ली। बाकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है वो मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दस मिनट का सफर करके अभी हम श्री भद्रकाली मंदिर विजिट करने आए हैं। टेंपल के अंदर जाके मैं आपको इस स्थान के महत्व के बारे में बताऊंगा। मंदिर के अंदर आके अभी मैंने मां भद्रकाली के दर्शन करे। हम जानते हैं टोटल 52 शक्तिपीठ हैं जिनमें से ये स्थान एक सिद्ध स्थान है। जब भगवान शिव मां सती का शरीर अपने कंधे पे लेकर पृथ्वी पे जगह जगह घूम रहे थे तो उस समय उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और मां सती के शरीर के अंग जगह जगह धरती पे गिरे। उनमें से ऐसा बताते हैं इस स्थान पे माता सती के शरीर के दाहिने पांव का टखना यहां पे गिरा और उस समय से ये स्थान सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यात्री यहां पर दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। ऐसा भी बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम के यहाँ पे मुंडन भी हुए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो विजय की कामना लेके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ आए थे और माँ के दर्शन करे थे। युद्ध में विजयी हो जाने के बाद भी वो यहाँ पर आए और यहाँ पर घोड़ा उन्होंने दान किया। आज की डेट में यहाँ पर जब यात्री आते हैं तो मिट्टी के घोड़े माता को चढ़ाते हैं। मतलब उनके मन में कोई मनोकामना होती है तो मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं और ऐसा लोगों का विश्वास है कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं और नज़दीक में स्थानेश्वर महादेव जी का मंदिर है, चल के टेंपल विजिट करेंगे। स्थानेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ एक कुंड है। चलिए अंदर चल के स्थानेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आके मैंने जब शिवलिंग के दर्शन करे मेरे को बहुत अच्छा लगा। खास तौर पे मैंने नोटिस किया जो फूलों का बहुत खूबसूरत श्रृंगार हो रखा था ना उसको देख के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर आप जिस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं ये आदि काल से है। ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए हम कितने प्राचीन स्थान में आए और आपको इस स्थान के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर आके मुझे ये भी मालूम चला कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पांडवों के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की थी। पौने 7 बजे का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा जब तक हम ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा तो पहले डिनर कर लेते हैं। तो अभी मैं ना कुरुक्षेत्र भोजनालय पे आया हूँ।
जिस होटल में हम रुके ना उससे पास ही में यही भोजनालय है। डिनर करके फिर हम ब्रह्म सरोवर जाके ना इवनिंग आरती देख लेंगे। मैंने ना अपने लिए यहाँ पर एक तो जीरा आलू मंगाए हैं, साथ में बूंदी रायता और छोले। वैसे जीरा आलू के साथ ना मेरे को बूंदी रायता बहुत पसंद आता है। सच बताऊं तो आलू के टेक्सचर से ना मेरे को लग नहीं रहा था टेस्ट इतना अच्छा होगा। आलू का टेस्ट अच्छा है और बूंदी रायता के ऊपर इन्होंने ये जो जीरा पाउडर डाला है ना, इसने टेस्ट को एनहांस कर दिया। देखो इसमें ना छोले का टेस्ट तो अच्छा है लेकिन करी एवरेज है। तो अब 7:15 हो गए हैं, 5-7 मिनट में मेरा डिनर हो जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे, 10 मिनट लगेंगे हमारे को ब्रह्म सरोवर पहुँचने में। वहाँ पहुँच के हम लोग 7:30 बजे की आरती होती है शाम को, वो देखेंगे। हम ब्रह्म सरोवर शाम के ना 7:30 बजे पहुँचे हैं। तो यहाँ आके हमने देखा कि आरती ऑलरेडी चल रही है और हमारे पहुँचने के 2 से 3 मिनट बाद आरती फिनिश हो गई। तो अच्छे से हम देख भी नहीं सके, वीडियो रिकॉर्ड करना तो बात की बात है। आरती का टाइम ना अभी 7 बजे हो गया है, तो हम इस इंप्रेशन में थे कि 7:30 का टाइम है। तो अगर पहले मालूम होता तो थोड़ी सी जल्दी आ जाते। एनीवेज, सामने जो आप सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, इसको ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था, इसी वजह से इस स्थान का नाम है ब्रह्म सरोवर। यहाँ पर और भी स्थान है जहाँ पर यात्री आते हैं, जैसे सामने टेम्पल है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना खुद करी थी। इधर द्रौपदी कूप भी है, खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। ये सारे टेम्पल्स हम मॉर्निंग के समय आके विजिट कर लेंगे। तो आज के दिन की जर्नी हम यहीं एंड करते हैं, कल मॉर्निंग में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए गुड नाइट। सुबह के 10 बजे का टाइम है, अभी हम ब्रह्म सरोवर के किनारे ही खड़े हैं। आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात चल रही थी, अब जाके बरसात थोड़ी धीमी हुई है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सामने आप ये बड़ा सा विशाल सरोवर देख रहे हैं, इसी को ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। सबसे पहले यात्री सामने जो मंदिर है ना श्री सर्वेश्वर महादेव जी का, यहाँ पर जाते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यात्री जब कुरुक्षेत्र आते हैं तो ब्रह्म सरोवर में स्नान जरूर करते हैं। जैसे सामने की तरफ आपको लोग दिख रहे हैं स्नान करते हुए, वहाँ पर 4 फीट गहरा पानी है। इस तरफ को पानी की गहराई 15 फीट है। सामने आपको वो टॉल बिल्डिंग दिख रही है, वो देखो, वो 18 फ्लोर ऊंचा टेम्पल बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने आज से पहले कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं देखा जिसमें 18 फ्लोर्स हो। तो आने वाले समय में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर भी कभी दोबारा आएंगे। आइए अब हम उस तरफ को जाएंगे। ब्रह्म सरोवर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इन्होंने बहुत बड़ा रथ ऐसा डिस्प्ले पे यहाँ खड़ा किया हुआ है, जिससे कि यात्री आए और समझ सकें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था तो सीन कैसा रहा होगा। ऊपर की तरफ आप देखो, ध्वज के जस्ट नीचे छतर है। छतर के ऊपर ध्यान से नोटिस करना, हनुमान जी बैठे हुए हैं। हमें ये मालूम चलता है कि हनुमान जी युद्ध के समय छतर के ऊपर विराजमान थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़ी हुई मैं आपको एक कथा और बताता हूँ। जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, हम सब जानते हैं गांधारी माता ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, काफी साल से पट्टी बांधी हुई थी। अब वो चाहती थी कि दुर्योधन का वध कोई ना कर सके, और यह भी सच्चाई थी कि कौरव सेना काफी हद तक खत्म होती जा रही थी। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण गांधारी माता को मिलने आते हैं और गांधारी माता भगवान श्री कृष्ण को बोलती हैं कि आप तो साक्षात भगवान हो, आप चाहते थे युद्ध को रुकवा सकते थे। तो उसी दौरान में गांधारी माता भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, कौरवों का वंश खत्म हुआ है, ऐसा आपका भी वंश आगे नहीं बढ़ सकेगा। भगवान श्री कृष्ण गांधारी माता को मिलने के बाद जब उस कक्ष से बाहर निकल रहे होते हैं, तब दुर्योधन अंदर आ रहा होता है नग्न अवस्था में, क्योंकि गांधारी माता ने दुर्योधन से कहा होता है कि
जिस रूप में तुम्हारा जन्म हुआ तो उसी रूप में तुम मेरे को मिलने आना, मैं आंखों की पट्टी खोलूंगी। तो जब दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण का सामना होता है तो भगवान कृष्ण दुर्योधन को बोलते हैं कि इस नग्न अवस्था में बड़े होने के बाद माता के सामने नहीं जाना चाहिए। तो दुर्योधन कुछ केले के पत्ते बांध लेता है, और जब गंधारी माता आंखें मतलब पट्टी हटाती हैं तो दुर्योधन को देखती हैं तो पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन जंगा कमजोर रह जाती है। उसके बाद युद्ध जब निर्णायक मोड़ पे आता है तो दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में जाके छुप जाता है। आप जानते हैं वो कौन सा सरोवर था? यही ब्रह्म सरोवर। दुर्योधन यहाँ पर आके अपनी जान बचाने के लिए सरोवर के अंदर छुप जाता है। भीम दुर्योधन को ललकारते हैं, फिर ललकार सुनकर जब दुर्योधन बाहर आते हैं तो युद्ध होता है, और लास्ट में आके भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे भीम दुर्योधन की जंगा पे वार करते हैं। ऐसा करके कौरव वंश पूरा समाप्त हो जाता है और युद्ध फिनिश हो जाता है। आइए सामने ना खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर लेते हैं। अभी श्याम जी के मंदिर आए, हमने माथा टेका। आपको मैं ये बता देता हूं, ये वही स्थान है जहां पर भीम के पोते बर्बरीक ने पहाड़ की चोटी से पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। उनका शीश कटा हुआ था, सिर्फ अपने सिर से पूरा युद्ध देखा, और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने नजरिए से बताया कि मैंने युद्ध में क्या क्या देखा। आप कभी राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वहाँ जाके मैं डिटेल में उस टेम्पल के बारे में बताऊँगा और खाटू श्याम जी के बारे में भी बताऊँगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण की बर्बरीक से भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये संसार आपको मेरे नाम से याद करेगा। तब उन्होंने अपना नाम बर्बरीक को दे दिया और बोला श्याम जी के नाम से याद करेगा। इसी कारण की वजह से अभी हम श्याम जी के मंदिर आए हैं। जब हम राजस्थान में खाटू श्याम जी जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। तो बर्बरीक के अंदर वो शक्तियाँ थी और ऐसी इच्छा थी कि जो टीम हार रही होगी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि अगर कौरव हार रहे होंगे महाभारत के युद्ध में तो मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, पांडव हार रहे होंगे तो मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। इससे जुड़ती हुई आगे कथा है जिसके बारे में आगे चलकर हम खाटू श्याम जी पहुंचकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ महीनों में मैं वहां पे जाऊंगा। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए और हमने श्याम जी के मंदिर के दर्शन करें, बहुत खूब। माता जी द्रौपदी कूप हम बाहर की तरफ से भी जा सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ना द्रौपदी कूप के दर्शन करवा रहा हूं। ये वही स्थान है जहां पर कहते हैं कि द्रौपदी ने अपने केश दुशासन के लहू से धोए थे। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना कि जब महाभारत के समय दुशासन का वध होगा तो उसके लहू से मैं अपने केश धोऊंगी। ये वही स्थान है। अगर हम श्याम जी के मंदिर के अंदर से जाते तो यहाँ पर एग्जिट करते, मतलब यहाँ से अंदर जाते, तो अब यही हम आपको हाइट से दिखा रहे हैं। आज सुबह से जो बरसात हो रही है ना, अभी हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है, इससे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत बढ़िया दिन है आज का। चलिए अब एक काम करते हैं, बाहर की तरफ चलकर एक कप चाय पीते हैं, फिर आगे हम कुरुक्षेत्र में और भी जो स्थान है वहाँ पर जाएंगे, और कोशिश हमारी है कि बाय एंड ऑफ द डे हम लोग चंडीगढ़ पहुँच जाएं। सामने चाय घाटी की दुकान है ना, मैं यहाँ चाय पीना चाहता था। अभी तो शॉप बंद है, लगता है अभी कुछ टाइम लगेगा इसको खुलने में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभिमन्युपुर है, वहाँ चलते हैं। दस किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम अभिमन्युपुर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको वो स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर अर्जुन और सुभद्रा माता के पुत्र अभिमन्यु ने कौरव सेना का डट के मुकाबला किया। सामने आप अभिमन्यु का स्टैचू देख रहे हैं और रथ का जो व्हील है वो अभिमन्यु के हाथों के ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है और कौरव सेना से वो लड़ रहे हैं। टूरिस्ट को समझाने के लिए ना इन्होंने क्या किया है, एक चक्रव्यूह का सैंपल भी तैयार किया है कि आप इसको देखो और आप समझ जाओगे कि चक्रव्यूह की रचना कैसी होती है और उस समय कैसे की गई होगी। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ इसके बारे में। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते थे जिससे कि पांडवों और कौरवों के बीच का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। दुर्योधन ने कुछ ऐसी प्लानिंग करी कि चक्रव्यूह की जब रचना गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र की भूमि पे करें, उस समय अर्जुन को
लड़ते लड़ते कहीं दूर लेके जाया जा सके, जिससे कि अर्जुन चक्रव्यूह को भेद ना सके। मतलब अर्जुन को पता ही ना चले कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहां पर चक्रव्यूह की रचना कर दी है। जब अर्जुन सुभद्रा माता को चक्रव्यूह की रचना के बारे में बता रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं, तो उनके पुत्र जो उस समय गर्भ में थे, हम अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, वो गर्भ में रह के चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता तो समझ चुके थे, लेकिन जब तक उन्होंने चक्रव्यूह से निकलने के बारे में बताना शुरू किया तब तक सुभद्रा माता को नींद आ गई। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में उस समय अभिमन्यु अकेले थे जिनको चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता मालूम था। बाकी पांडवों ने डिसाइड किया कि जैसे अभिमन्यु अंदर घुसेंगे तो पीछे से हम बैकिंग देंगे और चक्रव्यूह का द्वार बंद नहीं होने देंगे। यहाँ पर इन्होंने ना ये जो मॉडल तैयार किया, इससे हमें बड़ा इजीली समझ में आ रहा है कि चक्रव्यूह की जो रचना थी उसके अंदर 7 लेयर्स थी जिसमें सेनाएं खड़ी होती थी। तो पहली जो टुकड़ी होती थी सेना की, उनका काम होता था चक्रव्यूह में कोई घुस ना सके उनसे फाइट करो। अगर कोई चक्रव्यूह के अंदर घुस गया तो उसको फाइट करके आगे बढ़ने से मत रोको, आप और लोग चक्रव्यूह में ना घुस सके उनको रोको। फिर सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करके 7वीं 8वीं लेयर के जब बीच में योद्धा आ जाते थे तो 7 लेयर्स सेनाओं की उस योद्धा को घेर लेती थी। ऐसा करते करते अभिमन्यु 20 तक पहुंच गए। चारों तरफ से सेना ने अभिमन्यु को घेर रखा था, वो भी घेरा बना बना के। और जब सेंटर में पहुंच गए तो अभिमन्यु ने कौरव सेना के जो वीर योद्धा थे सबके साथ एक एक करके युद्ध करना शुरू किया। जब हर योद्धा ने देखा कि अभिमन्यु से हम अकेले लड़ नहीं सकते, तो 7-8 जो बड़े बड़े योद्धा थे जैसे दुर्योधन, दुर्शासन, कर्ण, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सब ने मिलकर अभिमन्यु के ऊपर अटैक कर दिया। किसी ने तीर से, किसी ने भाले से, किसी ने तलवार से अभिमन्यु पर अटैक किया। भीष्म पितामह ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, अंधेरा हो जाने के बाद युद्ध नहीं होगा, निहत्थे योद्धा पे कोई वार नहीं करेगा। तो ये वही स्थान है जहां पर अभिमन्यु से लड़ते लड़ते कौरव सेना ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 7 से 8 जो कौरव सेना के योद्धा चक्रव्यूह के बीच में खड़े थे, सबने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पे वार किया। लास्ट में आके अभिमन्यु ने अपने रथ का जो व्हील था वो निकाला और उसको हाथ में लेकर उनका डट के मुकाबला किया। तो युद्ध के नियम अगर नहीं तोड़े जाते तो अभिमन्यु का वध नहीं होता। तो आप जब यहाँ पर आएंगे कुरुक्षेत्र, तो 10 किलोमीटर का सफ़र करके आप अभिमन्युपुर ज़रूर आइए। यहाँ पर आके वाकई आपको अच्छा लगेगा, पूरा आप समझ सकेंगे चक्रव्यूह की रचना कैसे हुई, ये सब देखो, साथ में आप इस स्थान को देखो। और यहाँ से 200-300 मीटर डिस्टेंस पर एक कुंड भी है, ऐसा बताते हैं, वो भी बड़ा प्राचीन कुंड है, तो आप कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। हार्डली 100 मीटर्स डिस्टेंस पर है। चलिए अब हम यहाँ से रिटर्न कुरुक्षेत्र की तरफ चलते हैं। और अभी देखो दोपहर में 1 बजे का टाइम हो चुका है, तो हम अपने शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत भी आज देर से ही हुई है। सुबह के समय बारिश हो रही थी और आज हमारी कोशिश है कि नाइट स्टे हम चंडीगढ़ पहुंच के करें। रेलवे रोड पे अभी हम चाट किंग पे आए हैं। तो यहाँ पर आके मैंने देखा कि 7-8 किस्म की ना चाट आइटम्स अवेलेबल हैं। तो मैंने अपने लिए पालक चाट ली है। ये इस तरह से पालक के पत्ते को ना बेसन में डिप करके पकोड़ा तैयार किया और दही और चटनी के साथ चाट तैयार किया। काफ़ी समय के बाद मैं पालक चाट खा रहा हूँ। ये समझ लो कि टेस्ट को फुल जस्टिस है, वेरी टेस्टी। नॉर्थ इंडिया में पालक के पकोड़े तो बहुत अरसे से खाए जा रहे हैं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन जो पालक चाट का कॉन्सेप्ट है ना, ये 15-20 साल पहले ही आया है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 10-15 साल पहले ही आया है। उससे पहले पालक चाट कोई नहीं खाता था। चाट बोले तो दही भल्ले यही चलते थे ट्रेडिशनली। लेकिन अब समय के साथ नई नई रेसिपीज़ आ रही हैं और ये कॉन्सेप्ट ना मेरे को पसंद आया और यहाँ का स्वाद वाकई में अच्छा है। अब हम यहाँ से ना धरोहर जाएंगे, लौट कर वापस हमको इसी एरिया आना है। यहाँ पर आके हम पर्ल मार्ग करके एक होटल है, वहाँ पर लंच करेंगे। अभी हम धरोहर म्यूजियम विजिट करने आए हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो बनाना है तो आपको वाइस चांसलर से परमिशन लेनी होगी।
वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो फोटोग्राफ लेनी अलाउड है। तो मैं फोटोग्राफ्स आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ और बता देता हूँ मैंने अंदर क्या क्या देखा। अंदर मैंने ना हरियाणा में जो जो लोगों को मेडल्स मिले हैं वो मेडल्स के बारे में पढ़ा भी और मेडल्स भी देखे। मेजर नितिन बाली का एक कक्ष देखा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा। पुराने समय में घड़े कैसे इस्तेमाल किए जाते थे वो देखे। एक पानी की घड़ी भी देखी। लुहार की पहले दुकान कैसी हुआ करती थी वो देखी। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि धरोहर एक अच्छा संग्रहालय है। जब आप कुरुक्षेत्र आए तो आप यहाँ पर विजिट करने आइए, आपको हरियाणा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लंच करने के लिए हम लोग पर्ल मार्क में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था ना चाट शॉप के बगल में ही ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 चीज़ मंगवाई है, एक तो मशरूम 2 प्याज़ा और साथ में मलाई कोफ्ता। मशरूम तो जो है सो है, प्याज की अच्छी खासी लोडिंग, और वैसे भी नाम प्याज़ा है तो प्याज तो रहेगा रहेगा। मसाले बहुत हल्के हैं, ओवरऑल अच्छा टेस्ट है। इसके अंदर जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है ना, वो ग्रेवी के अलावा ये कोफ्ता है। ये पनीर का कोफ्ता अल्ट्रा सॉफ्ट है, ऐसे खाते सर ना पूरा मुंह में घुल जाता है। दोनों चीज़ अपनी जगह टेस्टी हैं। आमतौर पे अपने घर में हम लोग क्या मालूम करते हैं, जैसे मशरूम जैसा कोई चीज़ बनी ना और अपने को लगा उसका चटपटा बनाना है, इस प्रकार से ऊपर ये हरी चटनी डाल देते हैं। ये पर्सनली ऐसे ना बहुत सारा पंजाबी फूड मैं खाना पसंद करता हूँ। सही है, टेस्ट में खटास भी आ गई, मस्त हो गया। जिस तरह की खटास मुझे पसंद है ना ऐसी सब्जियों में, वो वैसा आ गई है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं चंडीगढ़ जाऊं, अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ प्लान चेंज करूँ और रात को अम्बाला रुकूँ। यहाँ पर हम लोग लेट होने वाले हैं। अब जैसे 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, 4:15 साढ़े 4 यहाँ से चलेंगे, तो फिर हमें 2-3 जगह और विज़िट करनी है। तो ऐसा करते करते फिर चंडीगढ़ रात को पहुँचेंगे तो बेटर रहेगा। रात को अम्बाला रुक जाते हैं, कल चंडीगढ़ चले जाएंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कुछ देर में डिसाइड करता हूँ। अभी मैं कृष्णा संग्रहालय विजिट करने आया हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो। तो मैं आपको ना मेन चीज़ें बताता हूँ जो मैंने यहाँ देखी और मेरे को बेहद पसंद आई। मैंने देखा पूतना वध से जुड़ी हुई एक मूर्ति है जो उड़ीसा से बनकर तैयार हुई है। 19वीं सेंचुरी की कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स है। उड़ीसा जब हम जाते हैं तो हम पाम लीफ पे पेंटिंग्स देखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पेंटिंग्स पाम लीफ पे की जाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में 20वीं सेंचुरी में जो लिखी गई थी वो भी हमने देखी। तांजोर पेंटिंग्स का कुछ सैंपल यहाँ पर हमने देखा। मेरे को ध्यान में, जब मैं तमिलनाडु में तांजोर विजिट करने गया था वहां पर भी मैंने तांजोर पेंटिंग्स देखी थी। कुछ गैलरीज भी हैं यहाँ पर, जिसमें से मैंने एक गैलरी में देखा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी हाथ की उंगली पे उठाया हुआ है। माखन चुराते हुए का एक सीन है। द्रौपदी स्वयंवर के बारे में हमने यहाँ पर देखा। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे, 3 फ्लोर्स विजिट करेंगे म्यूजियम के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में यहाँ पर आके आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। जब आप कुरुक्षेत्र आएंगे तो यहाँ पर जरूर आइएगा, आपको मजा आएगा। कृष्णा संग्रहालय के साथ में ही कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर है। अभी हम ये विजिट करने के लिए आए हैं। देखिए सामने एंट्री गेट पे आपको जो ये ग्रेनाइट की स्फीयर बॉल दिखाई दे रही है, इसका 1.2 मीटर का डायामीटर है और वजन जानते हैं कितना है? 1 टन। और पानी पे ये फ्लोट कर रही है। हल्का सा भी ऐसे हाथ लगाओ तो घूमना स्टार्ट कर देती है। सही है ना? गुड। और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। ये देखिए। आइए साइंस सेंटर के अंदर चलेंगे। साइंस म्यूजियम एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पिछले 15 मिनट से काफ़ी कुछ पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात कर रखी है, उसके आगे पाई की वैल्यू की खोज कब हुई उसके बारे में बात कर रखी है। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर
डबल एज्ड कोन कैसे दिखाया कि अपहिल जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। बॉडी के अंदर जैसे स्टैटिक चार्ज होता है, तो जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को टच करते हैं तो कैसे हमारे को करंट लगता है, सही है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आप प्रैक्टिकली वो चीज़ को करो, साथ में प्लाज्मा ग्लोब लिखा हुआ है वो पढ़ लो, इसके बारे में काफ़ी हद तक समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। ब्यूटीफुल। सामने लिखा है टर्न द ट्यूब टू ब्रिंग द वाटर फिल्ड हाफ टू द टॉप। ऑब्जर्व करो वाटर ड्रॉप्स डाउन विद डिफिकल्टी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लग रहा है रोटेट देयर ट्यूब फास्ट, ऐसा रोटेट करो, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो ट्यूब को रोटेट किया तो पानी तेज निकलना स्टार्ट हो गया ना। ये जगह तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ऊपर साउंड आ रही है, तो हमें लग रहा है हम एक्चुअल बैटलफील्ड देख रहे हैं। बताओ कितने अच्छे से इन्होंने यहां पर दिखाया है। जयद्रथ इज बीइंग किल्ड बाय अर्जुना एज श्री कृष्णा कवर्स द सन विद हिज माया। घटोत्कच का वध, और घटोत्कच का जब वध हुआ तो घटोत्कच ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था, जिससे कि जिसके ऊपर भी वो गिरे वो सब सैनिक मर जाए। वो देखो सामने, देख के भी समझ आ रहा है। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है, उसके बारे में लिखा है ना। 18th डे, महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिन चला था। हमने पहले भी बात करी थी, भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। यहां पर देखो इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, और पांडव और कौरव दोनों यहां पर आए हुए हैं, भीष्म पितामह के पास खड़े हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं दुर्योधन अभी भी समय है, पांडवों के साथ संधि कर लो, ये युद्ध रुक जाएगा। वैसे यहां पर आके इस तरह का महाभारत से जुड़ा हुआ पैनोरामा देख के ना मजा आ गया। हाईली इम्प्रेस्ड। ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इंग्लिश में भी और हिंदी में, साथ साथ पूरा युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस हो रहा है। इतनी सारी सामने इमेजेस है जिनको देखकर आप वैसे ही समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। अल्टीमेट। अब 5:30 बजे का टाइम हो गया। हमने 3D शो की टिकट ली हुई है, नीचे चल के 3D शो देखते हैं। 15 मिनट का ये शो है, 5:30 से 5:45। How did that stone move? That is not a stone. It is a live creature resembling a stone. अभी मैं 15 मिनट का 3D शो देख के बाहर आया हूँ। अंडर वाटर जो सी लाइफ है ना, उसके बारे में इन्होंने 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आप गॉगल्स लगा लेते हो तो ऐसा लगता है आप समुद्र को बहुत नज़दीक से देख रहे हो, और पीछे कमेंट्री इंग्लिश में चलती है, तो आप समुद्र के अंदर के जीवन के बारे में डिसेंट लेवल पे 15 मिनट में जो जान सकते हो जान लोगे। ओवरऑल ये शो मुझे पसंद आया। इस कॉम्प्लेक्स में आने के बाद मेरे को 2 चीज़ें खास लगी हैं। एक तो जैसे साइंस म्यूजियम्स होते हैं उस हिसाब से अच्छा म्यूजियम है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो पैनोरामा देखा ना वो मेरे को बेहद अच्छा लगा। सही है, चलो अब बाहर चलते हैं, फिर इस एपिसोड को फिनिश करेंगे और आपको आगे का प्रोग्राम बताएंगे। पैनोरामा एंड साइंस सेंटर विजिट करके मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। कुरुक्षेत्र की जर्नी हमारी यहीं पे एंड हो रही है। एक्चुअली में कुरुक्षेत्र में ना और भी बात काफ़ी कुछ है जहाँ पर आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। समय कम होने की वजह से अब वो जगहें हमें छोड़नी पड़ रही हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, राइट। तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। आज रात को हम अंबाला रुकेंगे और चंडीगढ़ हम कल जाएंगे। फिलहाल बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।